बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत खुशामदीद कहती हूँ। हम बात कर रहे थे ईरान वॉर पे और हमने जहां से बात मुनक़ता की थी, हम उसका आगाज आज के ब्लॉग का आगाज उसी गुफ्तगू से करते हैं। तो दोबारा से हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक पे। तो इमरान, आप बताएं। ठीक है। तो एक्चुअली इन्होंने ना मसला सिर्फ इतना है कि वो ये कहते हैं, देखें, कोई भी मुल्क किसी पे हमला करता है, हाँ, तो उसके ओपन एजेंडाज होते हैं, हिडन एजेंडाज होते हैं। ठीक है। ओपन में वो लोग ओपन एजेंडा जो हैं उनके इसराइल के, वो ये हैं, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। क्यों? ये बना रहा है क्योंकि वो कहते हैं इससे इसराइल को खतरा है। ईरान के पास है न्यूक्लियर वेपन? अभी नहीं है, अभी वो मतलब है नहीं, वो क्यों नहीं बना सकता? उसके पास भी राइट है, बहुत सारे ममालिक राइट तो है, लेकिन एक्चुअली ये एक यूनियन बनी हुई है इसी के लिए कि आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर यूएन मतलब अक़वाम मुत्तहिदा उसमें जाता है और सब कुछ होता है, फिर वो आपको इजाजत मिलती है तो फिर आप बनाते हैं। तो वो ये कहता है कि ये यूरेनियम ना बना सके। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊं कि ये जो इनरिचमेंट प्लांट है यूरेनियम के लिए, ये न्यूक्लियर प्लांट जो है, ये अमेरिका ने ही इसराइल को ईरान को बना के दिए। आपको पता है इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता। 19 एक्चुअली रजा बहलवी की जब यहाँ हुकूमत थी ना, हाँ, तो 1957 में हाँ, अमेरिका ने ही ईरान को यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स लगा के दिए थे कि आप यूरेनियम इनरिचमेंट करें, हाँ, अफसुर्दगी करें इसकी। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम सिविल वर्क के लिए करेंगे, इससे बिजली बनाएंगे। लेकिन जैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो इसराइल ने कहना शुरू कर दिया कि जी अब ये जो इनके पास यूरेनियम है, ठीक है, इससे ये एटम बम बना लेंगे। सही है। तो उनसे उनको क्या फर्क पड़ना था? नहीं, उनको एक्चुअली वो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं, इसराइल ये बोलता है कि जी जैसे ही उसने एटम बम बनाया तो ईरान मेरे खिलाफ है, और जैसे ही उसने एटम बम बनाया वो मेरे सर पे फोड़ेगा, वो इसराइल के ऊपर। तो इमरान, जिससे मैं समझती हूँ कि अमेरिका के पहले लगता है ताल्लुकात आपकी कॉन्वर्जेशन से मुझे लगा बेहतर थे ईरान के साथ। इसराइल के ईरान के साथ बेहतर थे। नहीं, लेकिन अमेरिका ने भी तो सपोर्ट किया उसको, यूरेनियम को इनरिचमेंट। हाँ, अमेरिका के साथ भी बेहतर थे। ठीक है। हाँ। तो अब जो है ये पॉलिटिकल सिचुएशन को उन्होंने थोड़ा रिलीजियस कलर भी देना शुरू कर दिया। हालांकि प्योरली पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, लेकिन वो रिलीजियस भी देते हैं और ये पॉलिटिकल भी देते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, हिडन एजेंडाज और ये ओपन। हाँ। तो हिडन भी है इनके लिए। हाँ। हिडन ये है कि जब ये इसराइल बना तो इसराइल का एक्चुअली एक जूइश प्लान है। ठीक है। जूइश प्लान उनका ये कि ग्रेटर इसराइल, सही, ग्रेटर इसराइल में ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो नील से लेके फराद है ना, ये सारा एरिया हमारा। अच्छा। हाँ, उसमें लबनान भी आता है, फलस्तीन भी आता है जो आज़ाद है इस वक्त, और शाम भी आता है, सऊदी अरब का हिस्सा भी आता है, कुवैत भी आता है, इजिप्ट के कुछ हिस्से आते हैं इसमें। तो ये कहते हैं ये हिस्सा हमारा है। अच्छा। और हाँ जी, और ये कहते हैं ये हिस्सा हमने हासिल करना है। सही। और उसके लिए ईरान से वॉर इसीलिए कि इस एरिया में, हाँ, इस एरिया में खलीज ममालिक में कोई भी इसके मुकाबले का नहीं है, सिर्फ ईरान है। ये जो इनका प्लान है, इसकी रुकावट सिर्फ ईरान कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के पास अपनी फौज नहीं है, उसने उधार के लिए भी फौज, उसके पास अपने वेपन्स नहीं है, उसने अमेरिका से वेपन्स लिए हुए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, वो भी मतलब यूएई के पास अपने नहीं है, उसने भी मंगवाए हुए अमेरिका से, इधर से। ठीक है ना? तो वो, लेकिन ईरान जो है वो अपने वेपन्स बनाता भी है, उसकी अपनी फौज भी है। और आपको पता है ये मौला अली के मानने वाले हैं, ठीक है, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। तो ये जो है ना, और ये कौम बहुत ज्यादा बहादुर है, ठीक है ना? तो इससे खतरा इसराइल को ये है कि जब, अब देखें ना, उसने फलस्तीन पे हमला करना शुरू किया। सही। तो ना सऊदी अरब को फर्क पड़ा, ना कुवैत को फर्क पड़ा, ना यूएई को फर्क पड़ा। सही। इनके हिसाब से ईरान ने हिजबुल्लाह को
सपोर्ट किया। हाँ, हमास को, सॉरी, हाँ, फलस्तीन में हमास है, सही है, हमास को उन्होंने वहां पे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सही है, जिस तरह उन्होंने शाम को दबाना शुरू किया, सही, उधर हूतीज हैं, हूतीज को ईरान ने सपोर्ट करना शुरू किया। सही है। तो ये लोग ये कहते हैं कि एक तो ये अपने इनको सपोर्ट करना बंद करें, ईरान, हाँ, और अपना न्यूक्लियर जो है, इसका न्यूक्लियर प्लान जो है वो खत्म करें। और इसके पास जो यूरेनियम है, वो एक्चुअली यूरेनियम इसके पास है 400 kg तकरीबन है, हाँ। 400 kg है इसके पास, ईरान के पास। तो वो अमेरिका ये कहता है कि ये 400 kg आप मेरे हवाले कर दें। अच्छा, हाँ। वेरी फनी। तो एक्चुअली 2025 में वॉर भी इसीलिए हुई थी। हाँ। एक्चुअली ये ईरान से मुआहदा करना, अच्छा मैं आपको बता दूं कि 1979 के बाद इन्होंने, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, हाँ। तो उस वक्त इन्होंने सब मुल्कों ने, हाँ। ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए। किस चीज की सैंक्शंस? ये लगाए कि ये ना ऑयल बेच सकता है, ना अपनी कोई प्रोडक्ट बाहर बेच सकता है, कुछ भी पूरी दुनिया में बेच नहीं सकता ये। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब ये इसका ऑयल है, ऑयल बेचेगा तो रिच होगा, पैसे आएंगे, हाँ, रिसोर्सफुल होगा। इसके पास आप सोचें कि इसके पास मेरे ख्याल में ये सेकंड कंट्री है, सऊदी अरब के बाद सेकंड कंट्री है ईरान, जिसके पास सबसे ज्यादा तेल है, बिल्कुल। और इसके पास नेचुरल गैस, वो भी सेकंड है, ठीक है। इसके पास इतनी गैस है, ये पूरी दुनिया को गैस दे सकता है, लेकिन इसके ऊपर सैंक्शंस हैं, ये लोगों को, मतलब किसी मुल्क को दे नहीं सकता। देखें सऊदी अरब कितना अमीर है, ठीक है ना। अगर ये ईरान पे सैंक्शंस ना होते तो ईरान इस वक्त बहुत अमीर होता। तो मुझे ना अभी बस जब आप बात कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि जब ईरान पे हमला किया अमेरिका ने, इसराइल ने, और जब उसको इतने यूएन में भी इसके अगेंस्ट कहा कि भाई आप नहीं बनाएंगे अपना न्यूक्लियर, और ये सब कुछ इतने गैर उसके अगेंस्ट हालात हो रहे हैं, तो सऊदी अरब ने तो पहले भी फलस्तीन के ऊपर उसको भी, अरबों को भी एतराज था कि क्यों यहूदियों को दे रहे, तो क्यों नहीं ईरान को सपोर्ट किया। तो मुझे समझ में आता है कि अगर वो ईरान को सपोर्ट करते और ईरान पे सैंक्शंस ना लगती, तो फिर सऊदी अरब की मोनोपोली ना होती रीजन पे अपने ऑयल की रिफाइनरी। देखिए, हर जैसे जैसे वक्त निकला, उस वक्त तो सबने मिलकर इस पे हमला किया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो हर एक के अपने मफाद थे, सही है, ठीक है। वो लोग अपने उस मफाद में लग गए, सही है, ठीक है। उन्होंने अब इस चीज को इग्नोर कर दिया। किस चीज को? इजराइल को। और इजराइल को अंदर से एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसको इग्नोर भी कर दिया है। वो अपने 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 उसमें लगे हुए हैं कि हम ऑयल बेचें, कोई कह रहा है हम ये करें, कोई, समझे कि नहीं, वो अपने उसमें लगे हुए हैं। तो वो एक्चुअली वो ये नहीं देख रहे कि इनका इजराइल का प्लान क्या है, ठीक है ना। सिर्फ ये ईरान ही देख रहा है। अब देखें, ईरान के ऊपर जब लगे सैंक्शंस, सही, तो उसने जो है ऑयल, मतलब कहने को तो वो नहीं बेचता था, लेकिन अंदर खाते बेचता था। उसकी इतनी ज्यादा प्राइस भी नहीं थी जो मार्केट प्राइस में मिलनी चाहिए, क्योंकि वो छुप के बेच रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे पाकिस्तान ने जैसे एक मुआहदा किया था ईरान से कि नेचुरल गैस पाकिस्तान के पास खत्म हो गई थी, तो ईरान से मुआहदा कर लिया पाकिस्तान ने, तो अमेरिका ने मना कर दिया। उनका आप इसके ऊपर तो सैंक्शंस हैं, आप ले कैसे सकते हैं। सही। उसके बाद ईरान जाके यूएन भी गया, सही, अक़वाम मुत्तहिदा गया कि अमेरिका के पाकिस्तान ने तो मुझसे मुआहदा किया था, सही है, पाकिस्तान को वो आप बोले कि मुझसे ले, हाँ। वो बोले, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने भी यही कहा कि आपके ऊपर सैंक्शंस हैं। सैंक्शन इसलिए हैं कि आप जो है अपना यूरेनियम जो है, एक्चुअली यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम प्लांट जब उसकी अफसुर्दगी होती है, यानी कि जब इनरिचमेंट होती है, तो वो उसको, इनरिचमेंट का मतलब है कि यूरेनियम को प्योर करते हैं और प्योर करते हैं। तो अब भी अमेरिका बोलता है कि ईरान के पास 60% यूरेनियम जो है वो
मौजूद है, मतलब साफ यूरेनियम 60%। अगर वो 90% इसे कर लेता है, 90% इनरिचमेंट, मतलब इसको साफ कर लेता है, ठीक है, आसान लफ्जों में साफ कर लेता है, इसे 90% कर लेता है, तो ये एटम बम इसको बना सकता है, केपेबल हो जाए। और वो ये कहता है कि जो इसके पास 400 किलो या 450 किलो यूरेनियम है, उससे 6, 7 या 8 न्यूक्लियर बम बन सकते हैं। तो मसला सिर्फ यही है कि वो ये कहते हैं कि यूरेनियम जो है आप अपना सरेंडर करते हैं हमें। लेकिन इमरान, चले ये तो कॉन्वर्सेशन चल ही रही है, कितने अरसे से चल रही है, अच्छा, कि सैंक्शंस लग रही हैं, बिल्कुल यूरेनियम पे बातचीत हो रही है, ये अचानक इतनी एस्केलेशन कैसे हो गई और इतनी बड़ी वॉर क्यों स्टार्ट हो गई? अचानक एस्केलेशन ऐसी हुई कि जब इन्होंने ना ये सब एक्चुअली ये इसराइल का करना है। इसराइल एक्चुअली ये नेतन्याहू जो है ना, ये शुरू से ये चाह रहा है कि एक्चुअली ये खुद तो अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता, अगर ये खुद सिर्फ ईरान पे हमला नहीं कर सकता इसराइल। अगर ये इसराइल ईरान पे हमला करेगा तो सरवाइव नहीं करेगा अगर अकेला करेगा। तो ये चाहता यही है कि अमेरिका के साथ मिले। तो नेतन्याहू बहुत देर से कोशिश कर रहा था। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको मैं बताऊं कि ये जो है नेतन्याहू 4 अमेरिकी सदर के पास गया है। पहले ओबामा के पास गया है, उसको कहा हम ईरान पे हमला करते हैं, ठीक है, उसने इनकार कर दिया। बुश के पास गया है, उसने इनकार कर दिया। बाइडेन के पास गया, उसने मना कर दिया। अब ये आया ट्रम्प के पास और ट्रम्प ने हाँ कर दी। ये बहुत अरसे से चाह रहा था कि अमेरिका मेरे साथ मिलकर ईरान पे हमला करे, ताकि मसला सिर्फ ये है कि ईरान को खत्म किया जा सके और इसकी इजारादारी यहाँ पे रहेगा। ठीक है। तो ये है कि अमेरिका ने भी इसका मतलब कि ये है कि लोग बोलते हैं कि साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं देना चाहिए था अमेरिका को। लेकिन ट्रम्प एक ऐसी शख्सियत है, आपको पता है कि वो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो वो उस वक्त उनका फैसला यही था कि ठीक है। लेकिन अभी आजकल आपने देखा है कि सीज फायर चल रहा है, तो अब वो उनको समझ आ गई होगी, क्योंकि ईरान जिस तरह मतलब उसने फाइट बैक किया, इनक्रेडिबल। मतलब ट्रम्प को ये अंदाजा नहीं था कि ईरान जो है ये उसके जो खलीज के अड्डे हैं, अमेरिकन अड्डे जो सऊदीया में है, कुवैत में है, बहरीन में है, इन पे हमला कर देगा। इसको अंदाजा ही नहीं था। उससे ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, इसराइल पे हमला कर देगा। इसराइल में हमने डिफेंस सिस्टम लगाए हुए, 100 मिसाइल मारेगा, 1 नीचे गिर जाएगा, 2 नीचे गिर जाएंगे, 3 गिर जाएंगे 100 में से, बाकी रोक लेंगे हम। ठीक है। लेकिन उसको ये, और सेकंड उसको ये नहीं पता था कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ रोक देगा, स्टेट ऑफ हुर्मुज़। सबसे बड़ी बात वो क्या है? स्टेट ऑफ हुर्मुज़ एक्चुअली एक स्टेट है जो ईरान और एक्चुअली समंदर से लगती है। ये समंदर का ही एक हिस्सा कह रहे आप। इस साइड पे ईरान है, सामने ओमान है, बीच में क्या है? बीच में एक रास्ता है। रास्ता है समंदर के बीच में रास्ता है। समंदर के बीच में नहीं, समंदर से अंदर की तरफ आ रहा है, समंदर ही कह लें उसे आप। ठीक है। अंदर की तरफ आ रहा है, उधर उस साइड पे ओमान है, इस साइड पे ईरान है, आगे जाके सऊदी अरब है, यूएई है और सब है। तो ये स्टार्ट ईरान से हो रहा है? जी जी, आबनाए वहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से अंदर की तरफ आते हैं लोग। ठीक है, ठीक है। और ये ऐसा यू सा बन जाता है, वी सा बन जाता है। ठीक है। उसके अंदर से होके ये लोग सऊदी अरब या बाकी मुल्क जाते हैं। वहां से जो है ना ऑयल आता है। सही है। और तकरीबन 25%, ठीक है, दुनिया का 25% ऑयल वहां से आता है। ठीक है। और जब ईरान ने वो रोक दिया तो बस आप ये सोचें कि मतलब कि उसने 1 या 2 मुल्क की वॉर को पूरी रीजन की वॉर बना दिया, बल्कि पूरी वर्ल्ड की वॉर बना दिया उसने। सही है। क्योंकि ये वॉर, अब आप सोचें, ये वॉर थी सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान। सही है। पहले उसने हमला किया अमेरिकन अड्डों पे। सही।
ठीक है, उसने रीजन की वॉर बनाया। फिर जब उसने आबनाए हुर्बस पे कब्जा किया तो उसने वर्ल्ड की वॉर बना दी। लेकिन वो कैसे? वो इस वजह से कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई। ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई, ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई तो हर चीज की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई। मेरा ख्याल है इमरान, इस गुफ्तगू को अभी यहीं थोड़ी देर रोकते हैं और मजीद गुफ्तगू हम इसी टॉपिक पे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रखते हैं। और उसमें मैं चाहूंगी कि आप भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि अब तक जो गुफ्तगू हुई क्या आप पहले से जानते थे और आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो हमें मजीद समझ में आ सके। और आपके ऐसे कमेंट को मैं अगली गुफ्तगू में जरूर शामिल करूंगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो और पूरी दुनिया अमन का गहवारा बने। मैं आपसे मुलाकात करती हूँ अगले ब्लॉग में, सेम जगह पे, सेम इमरान के साथ, इसी गुफ्तगू में, सेम टॉपिक पे। इंशाल्लाह फिर से दोबारा बहुत जल्द मिलते हैं।